प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि कक्षा 9 की जो मैथ की बुक है वो हमने स्टार्ट कर दी है और उसकी प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 स्टार्ट हो गई है। अब हम प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आगे के जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 के वो इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 1.3 की कुछ बेसिक्स, कुछ इंट्रोडक्शन और प्रश्न नंबर 1 के अंदर जो 6 प्रश्न दिए गए थे उनको हमने सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सारी की सारी जो वीडियो है कक्षा 9 की गणित की वो सारी की सारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सबको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हमको दिया गया है 1/7 का दशमलव प्रसार। 1/7 का हमको दशमलव प्रसार दिया गया है 0.142857 और इन पूरी संख्याओं के ऊपर हमको बार लगाए हुआ है, अर्थात ये कि ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट होंगी। अब इसका मान हमको दिया गया है और हमसे कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान आप ज्ञात करो। लेकिन आपको भाग विधि यहाँ पर नहीं लगानी है। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा साइड के अंदर, कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना, जैसा कि आपको पता है कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार हम निकालते हैं तो भाग देकर, नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में देकर ही निकालते हैं। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूवर हो या रोजाना हमारी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर में लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपको भाग नहीं देना है, हमको केवल एक मान दिया गया है। इस मान से ही इन सभी के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इस दूसरे सवाल के अंदर पहले नंबर पे हमको 2/7 का मान ज्ञात करना है। अब हमको 1/7 का मान पता है तो हम भाग देकर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि प्रश्न के अंदर मना किया है कि बिना भाग दिए बिना आप ज्ञात करके बताओ। तो यहाँ पर 2/7 का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/7। 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान तो आपको पता है, तो 1/7 का मान पता है तो 1/7 की जगह हम ये मान लिख देंगे। इसी के आगे लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, 2 × 1/7 का मान हमको पता है 0.142857 और इसके ऊपर बार आपको दिया गया है। बस आपको 2 को इससे गुणा करना है और आपके आंसर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आंसर भी लिख दूंगा, पहले आप इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे। दूसरे नंबर का जो है इसके अंदर 3/7 वो भी इस तरीके से होगा। तो तीसरे नंबर का है वो भी इस तरीके से होगा। देखिए तीसरे नंबर पे है 4/7, चौथे नंबर पे है 5/7, छठे नंबर और जो 5वें नंबर पे है वो है 6/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। 4/7 को लिखेंगे हम 4 × 1/7। 5/7 को हम लिखेंगे 5 × 1/7। 6/7 को कैसे लिखेंगे हम, 6 × 1/7। अब 1/7 का मान आपको पता है, 1/7 का मान आपको दिया गया है तो 1/7 की जगह 1/7 का मान लिख देंगे और ये ऐसे कैसे 3 × 1/7 का मान कितना दिया गया है 0.142857 और पूरी संख्या के ऊपर बार आपको दिया गया है। इसी तरीके से इसको करेंगे, 1/7 की जगह 1/7 का जो मान दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से इसको करेंगे और आपको केवल कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ में गुणा करना है और वहाँ पर लिखना है। आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट जो उत्तर हैं वो आसानी से आ जाएंगे। तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ गुणा करके, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14, हासिल कितनी आएगी 1। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10, 10 और 1 11, हासिल कितनी आएगी 2। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 16 और 2 कितना होता है 18, 18 का 8, हासिल आएगी यहाँ पर 1। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 और पॉइंट ऐसे कैसे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 और इस पूरी संख्या के ऊपर बार। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको उत्तर बता देता हूँ,
मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर कितना आएगा। आप एक बार अपनी रफ कॉपी में चेक जरूर करना। तो मैंने यहाँ पर सबके सब जो आंसर है वो मैंने लिख दिए हैं मल्टीप्लाई करके। आप भी इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपको केवल मल्टीप्लाई करना है आपकी रफ कॉपी के अंदर, और यहाँ पर इस तरीके से जो आंसर है वो आपके आ जाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने सॉल्यूशन इसका कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के अंदर वो 100% आएगा। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी अभी हमने चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्यूशन किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि निम्नलिखित को, अर्थात ये जो आपको संख्याएं दी गई हैं इनको आपको P बटे Q के रूप में लिखना है। और P बटे Q के रूप का मतलब होता है कि अंश बटे हर के रूप में आपको लिखना है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो भी निर्देश आपको दिए गए हैं। तो हम ऐसी संख्याओं को P बटे Q के रूप में कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो संख्या के ऊपर जो आपको बार का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो कितनी संख्याओं के ऊपर लग रहा है। मेरी बात को आप गौर करना। जैसे यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन है 0.6, यहाँ पर केवल एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर भी केवल 7 के ऊपर ही बार है, केवल एक संख्या के ऊपर ही बार है। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे कि यदि एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको 10 से गुणा करना है। यदि 2 संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे ऐसे 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो आपको किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। 3 संख्याओं के ऊपर यदि बार दिया गया है तो आपको 1000 से गुणा करना है। 4 संख्याओं के ऊपर यदि बार दे दिया जाए तो आपको 10,000 से गुणा करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी आसानी से आपको ये जो सवाल है वो समझ में आ जाएंगे। बस मेरी बात आप ध्यान दें कि यदि एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको 10 से गुणा करना है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बिल्कुल सरल तरीके से मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से आप लिखोगे। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 0.6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, 0.6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है। तो 0.6 को हम यहाँ पर समझाने के लिए क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लूँ मैं इसको, x, क्योंकि हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे। इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मैंने माना x बराबर 0.666, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो 6 ही रिपीट होगा। और ये मैंने समीकरण नंबर 1 इसको मैंने मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक संख्या के ऊपर बार है तो किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। 10 से गुणा मैं इस समीकरण नंबर 1 को करूंगा तो 10 से इधर भी गुणा होगा और इधर भी गुणा होगा। देखिए दोनों ओर या दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा करेंगे, 10 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 10x आएगा। इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 6.666। इस तरीके से ये चलता ही रहेगा। आप कितने भी 6 आगे लगा सकते हो। 10 से गुणा करने पर ये जो पॉइंट है वो आगे की तरफ चला जाता है। 100 से गुणा करोगे तो 2 संख्या आगे चले जाएगा। 1000 से गुणा करोगे तो 3 संख्या, जितनी जीरो उतनी संख्या छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर मैंने 10 से गुणा किया है, 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के आगे ये दशमलव है वो खिसक जाएगा। अब हमारे पास कितना आया गुणा करने पर, ये आया 10x और ये आया 6.666। अब आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, गुणा करने पर मैंने गुणा बता दिया किस तरीके से गुणा करना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे एक संख्या के ऊपर बार है तो हमको 10 से गुणा करना है, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करना है। इस तरीके से आगे आप हल कर सकते हो। अब गुणा करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, यहाँ पर आपको ये बनाना पड़ेगा। इस संख्या को टुकड़ों के अंदर तोड़कर आपको ये संख्या बनानी होगी, तभी हम समीकरण 1 का जो मान है इस तरीके से यदि बन जाएगा तो आप उसकी जगह क्या रख सकते हो, x रख सकते हो। देखिए ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे। देखिए 10x तो ऐसे की ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 तो पूरा पूरा है, बाद में तो पॉइंट की संख्या आ रही है, 6 तो पूरा पूरा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 प्लस, यहाँ पर मैंने पूरा 6 लिख दिया तो यहाँ पर बचा 0
फिर आ गया 0.666 और डॉट डॉट डॉट, कितना भी 6 आप लगा सकते हो। इस तरीके से मैं इनको तोड़ सकता हूँ। जब आप 6 को और 0.66 को जोड़ोगे तो ये की ये संख्या प्राप्त होगी। तो आप इस तरीके से तोड़ना यदि सीख जाते हो तो आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हो और ऐसा सवाल आपकी एग्जाम में 100% आएगा। तो आप अभी से सीख जाइए। अब यहाँ पर देखिए 0.666, इसकी तुलना समीकरण 1 में देखिए मिल रही है कि नहीं, अर्थात 0.666 यहाँ पर मिल रहा है ऐसे की ऐसे। तो 0.666 की जगह हम क्या लिखेंगे, x, जो कि हमने माना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हम इसके अंदर मान रखेंगे तो देखिए 10x तो ऐसे की ऐसे बराबर 6 ऐसे की ऐसे प्लस 0.666 आगे तक ऐसे चलेगा। इसकी जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर x, इसकी जगह रखेंगे हम यहाँ पर x। बस हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बस आप गुणा करना सीख गए, यदि इनका टुकड़ा करना आप सीख चुके हैं तो आप बड़ी आसानी से बड़ी सरल तरीके से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 10x प्लस 6 प्लस x, इसको आप कैसे लिखोगे, ये चर राशि ये भी चर राशि, इसको लाएंगे हम इधर को, इसका पक्षांतरण करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10x, ये प्लस का x है इधर को आएगा तो हो जाएगा माइनस का x बराबर 6। 10x में से x गया तो कितना आएगा 9x, कितना आएगा हमारे पास 9x बराबर में कितना बचेगा 6। अब हमको x का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमने 0.6 को तो p/q के रूप में लिखेंगे और 0.6 को हमने ऐसे लिख दिया और इसी को हमने x माना है। तो x का मान ज्ञात कर लेंगे तो इसका मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये गुणा के अंदर 9 है, ये इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा 6/9, क्या हो जाएगा ये 6/9 और ये का ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कटता है तो आप इसको काट भी सकते हो या आप इसको काट के कितना लिख सकते हो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो x का मान 6/9 या फिर 2/3, इस तरीके से इसका मान आ चुका है। अब x हमने किसको माना था 0.666 को, अर्थात इसको माना था। यहाँ पर लिख देंगे 0.6 बार, ये हमने किसको माना था x को माना था। इसी को हमने p/q के रूप में लिख दिया है, किसमें 2/3 के रूप में, और ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि प्रश्न बोल रहा था कि जो दशमलव प्रसार दिया गया है इसको p/q के रूप में लिखो, तो p/q के रूप में हमको प्राप्त हो गया है। इसका प्रोसेस है, जो भी आपको दिया गया है उसको आपको x मानना है और जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया गया है उस तरीके से आपको गुणा करना है। गुणा करने पर जो इधर को प्राप्त होगा उसके टुकड़े करने हैं बस, और मान उस समीकरण को रखना है और आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। इसी तरीके से अब देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर हम इसको x मान लेते हैं, माना x बराबर 0.4 और 7 के ऊपर बार दिया गया है, अर्थात एक संख्या के ऊपर ही भी यहाँ पर बार दिया गया है। यहाँ पर भी केवल 6 के ऊपर ही बार था, अर्थात एक ही अंक के ऊपर बार था। यहाँ पर भी एक ही अंक के ऊपर यहाँ पर बार है। अब किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। तो हमने इसको x बराबर माना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर, इसको यदि हम खोलें तो 0.4 तो ऐसे कैसे, यहाँ पर जो 7 है वो रिपीट हो रहा है, 7 के ऊपर बार है मतलब कि 7 बार बार आएगा और इसी को हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने माना है। इसको हम जो दिया गया है उसको हम x मान लेंगे। x बराबर 0.4, 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है तो 7 बार बार रिपीट होगा, हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब एक इस अंक के ऊपर बार है तो किससे गुणा होगा, 10 से। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट चले जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4.77 और 7 आप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन सुविधा के लिए हमने यहाँ पर 3 7 लगाए हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 7 लगाने होंगे और वही डॉट 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 आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो गुणा करने पर आएगा हमारे पास ये। अब आपको टुकड़े इसको इस प्रकार से करने हैं कि यहाँ पर बचे 0.4 बचना चाहिए। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में 7 है लेकिन पॉइंट के बाद में क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो इसके टुकड़े देखिए किस प्रकार से होंगे, इसके टुकड़े कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए यहाँ पर है 4 पॉइंट, मैं इसको तोड़ लूँ, यहाँ पर आप 4 बचना चाहिए पॉइंट के बाद में। तो देखिए पॉइंट के बाद में कितना बचना चाहिए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 बच गया तो 3 कहाँ गया, यहाँ पर। देखिए जब आप 4.3 को और 0.6
4 7 7 को जोड़ोगे तो ऊपर वाली संख्या आती है कि नहीं। आप एक बार मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 4.3 में जब आप 0 पॉइंट की सिद्ध में 0.4777 जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये 7 7 7 तो चलता ही रहेगा। 4 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 पॉइंट। 4 में 0 जोड़ोगे तो वो की वो संख्या प्राप्त हो रही है कि नहीं? वो की वो संख्या प्राप्त हो रही है। 7 तो आप कितने भी लगा सकते हो, डॉट 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 है ये, तो आप 7 कितने भी लगा सकते हो, लेकिन वो की वो संख्या प्राप्त हुई कि नहीं? 4.77777 आई ना। तो 4.777 को हमने कैसे तोड़ लिया? 4.3 प्लस 0.4777 में, क्योंकि इसको तोड़ना इस तरीके से है कि ये बन जाए। इसको तोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी और इसकी आपको तुलना करनी है। ये मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, अर्थात इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखना आपको जरूर पड़ेगा समीकरण 1 से तुलना करने पर या मान रखने पर। तो समीकरण 1 से हम मान रखेंगे यहाँ पर, या समीकरण 1 से इसकी तुलना करेंगे तो कितना आएगा? 10x। तो ऐसे की ऐसे बराबर 4.3 प्लस इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? x। क्या रखेंगे? x। बस आपको केवल गुणा करना आना चाहिए और टुकड़ा करना आना चाहिए। किस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से ऐसे सवालों को सोल्व कर सकते हो। अब ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, ये इधर को आएगी तो कितना आएगा? 10x माइनस एक्स बराबर 4.3। कितना आएगा? 4.3। 10x में से एक x आएगा तो कितना बचेगा? 9x, और इधर को आएगा 4.3। अब हमको x का मान चाहिए क्योंकि हमने इसी को x माना है, और x का मान अपन को चाहिए क्योंकि p बटे q के रूप में लिखेंगे। तो x बराबर ये 9 यहाँ पर जाएगा तो 4.3 बटे 9। यहाँ पर पॉइंट आपको उठाना है दशमलव, तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएगी? 1 जीरो। तो हम इसको लिख देंगे 43 बटे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 1 जीरो, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो यहाँ पर नीचे लग जाएगी 1 जीरो। तो x हमने किसको माना था? x हमने माना था 0.4 और 7 के ऊपर बार, और इसका जो हमने p बटे की रूप है वो हमने लिख दिया है 43 बटे 90। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। हमने p बटे q के रूप में लिख दिया है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो सोल्व है वो होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व कर दिया है। इनको आप अपनी नोटबुक में आसानी से नोट कर सकते हो। आगे जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, पहले आप इनको नोट करें। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 प्रश्न यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट प्रश्न है वो दिया गया है 0.001, और तीनों संख्याओं के ऊपर बार यहाँ पर लगाया गया है, अर्थात ये जो तीनों संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट होगी। तो इस संख्याओं को हम p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार दिया गया है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। तो हम इसको मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001, 3 संख्याओं के ऊपर बार है, इसको हम थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं 0.001 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। अब ये किससे गुणा होगा? 1000 से गुणा होगा। समीकरण नंबर 1 किससे गुणा होगा? 1000 से। तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000x बराबर, इसको 1000 से जब आप गुणा करोगे तो 3 संख्या छोड़कर यहाँ पर क्या लग जाएगा? पॉइंट। 3 संख्या छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? 1.001, और आगे भी आप लिख सकते हो 001। इस तरीके से ये चलती रहेगी। अब इसके टुकड़े आपको करने हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर 1.001 यहाँ पर पहले से ही है, तो यहाँ पर टुकड़े में बिल्कुल आसानी है। देखिए 0 यहाँ पर 1000x इस तरीके से आएगा, और इसके टुकड़े कैसे करेंगे? 1 प्लस, हमने पूरा 1 यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ पर बच गया 0, फिर आएगा पॉइंट 001, आगे भी 001, और आगे इस तरीके से चल रहा है। इसकी तुलना समीकरण 1 से करो तो सेम मिल रहा है 0.001 इसकी तुलना करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? x। क्या आ जाएगा? x। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो कितना आएगा इसकी जगह? x। तो यहाँ पर x आएगा तो कितना बचेगा? देखिए 1000x बराबर 1 प्लस x, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? x। अब ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है, ये इधर को आएगी तो क्या किसकी हो जाएगी? माइनस की। किसकी हो जाएगी? माइनस की। और बराबर में यहाँ बचेगा 1। 1000 में से 1x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा
999x, कितना बचेगा 999x, और इधर को क्या है 1। अब हमको x का मान चाहिए, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास, 999 किसके नीचे जाएगा, 1 के नीचे। 999 किसके नीचे जाएगा, 1 के नीचे। तो ये x हमने किसको माना था, इसको माना था, और इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने x माना था 0.001 के ऊपर बार इसको, और इसका दशमलव प्रसार जो आया है, जो हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा है, वो लिखा है 1/999। ये हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया है, और ये का ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमने सोल्व कर दिया है। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें। आगे के क्वेश्चन हम अभी सोल्व करने वाले हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किया है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.999 इसको आपको p/q के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। ये जो दिया गया है इसके अंदर देखिए, जो 9 है ये बार बार आ रहा है, अर्थात एक अंक की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको x मान लेता हूँ, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। x बराबर 0.9999 और डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो किससे गुणा होगा, 10 से गुणा होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 10 से इसको गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 10x, और 10 से इसको गुणा करेगा तो ये पॉइंट यहाँ चले जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 9.9999। आप कितने भी 9 यहाँ पर लगा सकते हो। जब समीकरण 1 को आप 10 से गुणा करोगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अब मैंने बताया था जब हम गुणा करेंगे तो इस तरीके का कोई पद आएगा, उसके टुकड़े आपको इस तरीके से करने हैं कि समीकरण 1 हमको प्राप्त हो जाए। देखिए इसके टुकड़े डायरेक्ट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर आएगा 10x, और इसके टुकड़े कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले पूरा पूरा 9 है, ये 9 ऐसे कैसे, प्लस यहाँ पर पॉइंट से पहले हमने 9 पूरा ले लिया तो यहाँ पर बचा 0, फिर बचा हमारे पास पॉइंट 99999, और इस तरीके से। यदि आप टुकड़ा करना सीख जाते हो इस तरीके से तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 9.9999 इसके टुकड़े हमने इस तरीके से किए। अब यहाँ पर देखिए 0.9999 ये समीकरण 1 में सेम मिल रहा है, तो हम समीकरण 1 से यहाँ पर मान रखेंगे, समीकरण 1 से मान रखेंगे। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, x, क्योंकि हमने x इसको तो माना है 0.999, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 से मान रखेंगे तो 10x ऐसे की ऐसे, यहाँ पर 9 ऐसे की ऐसे, प्लस 0.999 इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, x। क्या आ जाएगा हमारे पास, x। अब हमको यहाँ पर x का मान याद करना है। ये भी चर राशि, ये भी चर राशि, ये x आएगा इधर को तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, इधर को आएगा ये तो माइनस का x बराबर 9। यहाँ पर 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। कितना बचेगा, 9x बराबर में 9 पहले से ही है। x का मान हमको ज्ञात करना है तो x बराबर आ जाएगा 9/9। 9 के अंदर 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1। x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान कितना आया हमारे पास 1। हमने x किसको माना है, 0.999 जो कि हमको दिया गया था प्रश्न के अंदर। इसी को हमने p/q के रूप में कैसे लिख दिया, 1 परिमेय संख्या है, 1/1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.9999 डॉट डॉट डॉट, हमने इसको x माना था तो x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, 1। और हमने p/q के रूप में इसको लिख दिया है, क्योंकि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न हमने सोल्व कर दिया है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो किया है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि 1/17 का दशमलव प्रसार आप ज्ञात करके बताइए। तो 1/17 का जो दशमलव प्रसार है वो कैसे ज्ञात होगा, 17 का भाग हम किस में लगाएंगे, 1 में लगाएंगे। 17 का भाग हम किस में लगाएंगे, 1 में लगाएंगे। किस में लगाएंगे, 1 में।
अब 17 का भाग 1 में लगाएंगे तो 17 का जो पहाड़ा है वो काम आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। तो देखिए 17 का भाग जब हम 1 में देंगे, क्या 17 का भाग 1 में जाता है? नहीं जाता है। नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। जैसे ही हमने दशमलव का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगी। अब 17 का भाग 10 में जाता है क्या? नहीं जाता है। पहले 1 में नहीं जा रहा था, हमने दशमलव लगा दी और दशमलव का शून्य लगा दिया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 0 उतारनी पड़ेगी और यहाँ पर भी आपको 1 0 यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब 17 का भाग आपको 100 में देना है, अर्थात 17 का पहाड़ा आपको तब तक बोलना है जब तक कि 100 ना आ जाए या फिर 100 से कम प्राप्त होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है और 6 में 102, 100 से ऊपर चला जाता है। तो 17 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितना आएगा यहाँ पर? 85। कितना आएगा? 85। 100 में से जब आप 85 को घटाओगे तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। क्या 17 का भाग 15 के अंदर जाता है? नहीं जाता है। तो हमने दशमलव पहले से लगाई हुई है, तो दशमलव का 1 0 इसके आगे आप लगा दीजिए। अब 17 का भाग आपको 150 के अंदर देना है, तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं आप, 136 आएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 17 8 136। फिर घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर देखिए 10 में से 6 गए तो 4 और 4 में से 3 गए तो 1। क्या 17 का भाग इसमें जाता है? नहीं जाता है। तो यहाँ पर दशमलव ऑलरेडी है, तो इसका 1 0 आपको इसके आगे लगाना होगा और फिर आपको 17 का भाग 140 में देना होगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। और कितना आएगा यहाँ पर? 136। और जब हम इनको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास? 4। कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त हो जाएगा हमारे पास। अब 17 का भाग 4 में देंगे, जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव का जो शून्य है वो यहाँ पर उतार देंगे। अब 17 का भाग आपको 40 में देना है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 17 दूना 34। और यहाँ पर जब आप 40 में से 34 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 6। कितना बचेगा? 6। 17 का भाग 6 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो दशमलव का जो शून्य है वो इसके आगे हम उतार देंगे। अब 17 का भाग आपको किस में देना है? 60 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 9। अब 17 का भाग 9 में जाता है क्या? नहीं जाता है। दशमलव का जो शून्य है वो इसके आगे आपको उतारना होगा, लगाना होगा इसके आगे, 9 के आगे। अब हो जाएगी संख्या 90। 17 का भाग अब आपको 90 में देना होगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 17 पंजे 85। जब आप इनको घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5। अब 17 का भाग 5 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो आपको क्या करना होगा, दशमलव की 1 0 इसके आगे आपको लगानी होगी। अब आपको किस में भाग देना है? 50 में। 17 का भाग आप 50 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 17 का भाग 50 में देंगे तो 17 × 51 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 का भाग आप 50 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? केवल 2 बार जाएगा। 17 दूना 34। अब 50 में से आपको 34 घटाना है, कितना बचेगा यहाँ पर? 16। कितना बचेगा यहाँ पर? 16। अब आपको 17 का भाग 16 में देना है। क्या 16 में जाता है इसका भाग? नहीं जाता है। तो यहाँ पर दशमलव हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, तो इस दशमलव का जो 1 0 है वो आपको इसके आगे लगाना होगा। और अब 17 का भाग आपको 160 में देना होगा, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार जाएगा और यहाँ पर 153 आ जाएगा। जब हम इनको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 7। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कितना आएगा यहाँ पर? 7। कितना आएगा? 7 आएगा। अब 17 का भाग 7 में जाता है क्या? नहीं जाता है। 17 का भाग 7 में नहीं जाता है, तो दशमलव की जो शून्य है वो इसके आगे लगा देंगे। अब 17 का भाग आपको किस में देना है? 70 में देना है। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 17 चौक 68। जब हम इनको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2। कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? 2। अब 17 का भाग फिर से 2 में नहीं जाता है, तो दशमलव का जो शून्य है इसके आगे आपको लगाना होगा। अब 17 का भाग आपको 20 में देना होगा, कितनी बार जाएगा? केवल 1 बार। 17 एकम 17। फिर घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। 3 प्राप्त होगा हमारे पास। तो फिर 17 का भाग हमको 3 में देना होगा। क्या 3 में भाग जाता है? नहीं जाता है। तो दशमलव का 1 0 यहाँ पर आपको उतारना होगा। अब आपको किस में भाग देना है? 30 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? केवल 1 बार। कितना आएगा? 17।
जब आप 30 में से 17 को घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास 13। कितना आएगा हमारे पास 13। अब 17 का भाग 13 में नहीं जाता है, दशमलव की 1 जीरो आपको यहाँ पर उतारनी होगी। अब यहाँ पर आपको 130 के अंदर भाग देना होगा, तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 17 7 119। अब 130 में से 119 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 17 का भाग 11 में देंगे, जाता है क्या, नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव की 1 जीरो यहाँ पर हम उतार देंगे। अब 17 का भाग आपको 110 में देना है, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 102। और कितना बचेगा यहाँ पर 8। कितना बचेगा, 8। अब 17 का भाग 8 में नहीं जाता है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0। अब देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 68। 17 चौक 68। घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर उतार देता हूँ। तो देखिए ऐसे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। 80 में से 68 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 में से जब 68 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12। कितना बचेगा, 12। अब 17 का भाग 12 में देंगे, क्या जाता है, क्या नहीं जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव का जो शून्य है वो इसके आगे लगा देंगे। अब जो 17 का भाग है वो आपको 120 के अंदर देना होगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, 119 आएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा यहाँ पर, 7 बार। यहाँ पर आ जाएगा 119। जब हम 120 में से 119 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1। कितना बचेगा हमारे पास, 1। अब यहाँ पर देखिए, हमने शुरू में भी 17 का भाग 1 के अंदर दिया था और यहाँ पर भी 17 का भाग हम किसी में देंगे, 1 में देंगे। अर्थात ये कि ये जो प्रक्रिया जो हमने करी है वो पूरी सेम की सेम आएगी। अर्थात ये जो हमको प्राप्त हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोबारा हमको प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इस संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इसको लिख देंगे हम, अतः 1/17 का जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आया, 0.588294117 और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी संख्याओं के ऊपर आपको बार लगाना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा सवाल है, 1/17 का दशमलव प्रसार, इतना बड़ा सवाल है और इतने सारे इसके आंसर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रसार है वो कौन सा प्रसार है, अशांत पुनरावृत्ति। कौन सा है, अशांत आवर्ती या फिर अशांत पुनरावृत्ति इसका प्रसार है। क्योंकि पुनरावृत्ति हमने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर दोबारा से 1 आ गया, शेषफल का मान 0 नहीं है, इसलिए अशांत पुनरावृत्ति है। दोबारा से ये की ये संख्या आएगी, इसलिए ये इसका जो प्रसार होगा 1/17 का वो होगा अशांत पुनरावृत्ति। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसका सॉल्यूशन हमने कर दिया है। आगे के जो क्वेश्चन है वो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है वो किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P/Q के रूप की जो संख्या है उनके उदाहरण आपको लेने हैं और ऐसा उदाहरण लेना है कि जो P/Q के रूप में आप लोगे उदाहरण, वो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होना चाहिए और जो Q का मान है, जो Q का गुणनखंड होगा वो 1 के अतिरिक्त और क्या हो सकता है जिसकी कंडीशन शांत भी होना चाहिए। अर्थात दशमलव प्रसार शांत हो और Q के जो गुणनखंड है वो 1 के अलावा और क्या क्या हो सकते हैं। वैसे जो ये क्वेश्चन है वो कक्षा 10 का सवाल है। कौन सी कक्षा का सवाल है ये, कक्षा 10 का। तो आप इसे अभी से याद कर लीजिए कि P/Q के रूप में आप उदाहरण बहुत सारे ले सकते हैं और शांत भी हो सकते हैं। तो उसकी जो कंडीशन है वो ये होती है, जो Q का मान है अर्थात Q के जो गुणनखंड आएंगे, गुणा जाएंगे, एक तरीके से गुणनखंड आप बोल सकते हो। Q के गुणनखंड या तो 2 की घात के रूप में हो या
5 की घात के रूप में हो या फिर दोनों रूप में हो, दोनों के गुणज के रूप में हो। ये कंडीशन होती है शांत होने की। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा? जब हम उसका नीचे की संख्या का भाग अर्थात q का भाग जब हम p में लगाएंगे तो या तो शेषफल 0 आना चाहिए या फिर q के जो गुणनखंड है, q के गुणनखंड 2 की घात के रूप में होने चाहिए या फिर 5 की घात के रूप में होने चाहिए या फिर 2 गुणा 5 के रूप के होने चाहिए। वो क्या होते हैं? दशमलव प्रसार शांत होते हैं। तो ये छोटी सी कंडीशन है, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 का आंसर है वो इतना सही है। आप केवल इसको अभी से याद करें क्योंकि कक्षा 10 के अंदर ये चलेगा। दशमलव प्रसार वहाँ पर भी आपको पहली प्रश्नावली के अंदर ज्ञात करने होंगे, लेकिन यहाँ पर हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं, वहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको ऐसे 3 उदाहरण लिखने हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, इनके गुणधर्म बताए थे, और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं। तो यहाँ पर अनवसानी जो अनावर्ती है, एक तरीके से अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यहाँ पर पूछ रहा है। मैंने वहाँ पर बताया था कि परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो या तो शांत होते हैं या फिर अशांत आवर्ती होते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती होते हैं। अब देखिए, ऐसे उदाहरण आप बहुत सारे ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे 0.1 फिर आ गई 2 0, 0.1 फिर 1 0, फिर 1 फिर 2 0, फिर 1 फिर 3 0, फिर 1 फिर 4 0। इस तरीके से आप आगे तक इनको लिख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे तक इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से आप कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हो, जैसे 0.02, इसके आगे 1 0 आ गई, फिर 2 0, फिर 2, फिर 3 0, फिर 2, फिर 4 0, फिर 2। इस तरीके से ये चलता ही रहेगा। तो आप ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 0.001, फिर आएगा 0.0001। इस तरीके से आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ले सकते हो। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने बताया था वहाँ पर 2 एग्जाम्पल बताए थे, √2 का और पाई का, वो भी अनवसानी अनावर्ती के ही दशमलव प्रसार हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे 0.21, फिर 1 0, फिर 21, 2 0, 21, 3 0। तो ये किसके एग्जाम्पल है? अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आपको लिखनी है। अब 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या आप तब लिख सकते हो जब आपको 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार पता हो। तो पहले हम दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, 5/7 का दशमलव प्रसार कैसे आएगा? 5/7 का दशमलव प्रसार कैसे आएगा? देखिए, जब हम 7 का भाग किस में देंगे? 5 में। जब हम 7 का भाग किस में देंगे? 5 में देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे आएगा? 7 का भाग 5 में नहीं जाता है तो हम लगाएंगे दशमलव। यहाँ पर दशमलव की एक शून्य आ जाएगी। 7 पंजो 35, 7 6 का 42। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 7 49, और 50 में से 49 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। दशमलव का 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। 7 1 हम 7, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3। कितना बचेगा? हमारे पास 3। फिर 1 0 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आएगा इस तरीके से। तो ये वैसे भी आगे तक चलता ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आगे तक चलता रहेगा। तो हमको पॉइंट के बाद में कोई 2 संख्या हमको पता चल जानी चाहिए। तो कितनी आ गई हमारे पास? 71। आपको केवल ये ध्यान रखना है, हमारे पास पॉइंट के बाद में 7 1 अर्थात 0.71 ये आ गया है।
इसी तरीके से 9/11 का हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, क्योंकि हमसे केवल इसका दशमलव प्रसार नहीं पूछा है, हमसे केवल अपरिमेय संख्या की पूछी है। तो हम केवल प्रसार पूरा ज्ञात नहीं करेंगे, हम केवल 2 अंक तक ज्ञात कर लेंगे। तो आप केवल यहाँ तक इसको हल करें। ये काम आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये मेन कॉपी का काम नहीं है, रफ कॉपी का काम है। 9/11 का दशमलव प्रसार आप कैसे ज्ञात करोगे, इस तरीके से ही 9/11 का दशमलव प्रसार कितना आएगा। जब आप 11 का भाग किस में दोगे, 9 में दोगे तो कितना आएगा। 11 का भाग 9 में नहीं जाता है, तो पॉइंट यहाँ पर एक 0, 11 8 88, यहाँ पर बचेगा 2, फिर पॉइंट का 0 यहाँ पर, 11 एकम 11। तो हमको पॉइंट के बाद में 2 संख्या पता चल गई है, 0.71 और 0.81। बस इनके बीच की आपको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0.71 और 0.81 इनका दशमलव प्रसार आया है। तो देखिए 5/7 का दशमलव प्रसार आया था 0.71 और इसका आया था 0.81। इनके बीच की आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखिए 3 ज्ञात करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली अपरिमेय संख्या, पहली 5/7 और 9/11 के बीच की कैसे लिखेंगे हम, 0 यहाँ पर है तो 0 पॉइंट हमने लिख दी। अब 71 और 81 के बीच में जितनी भी संख्या आती है तो आप बहुत सारी जो अपरिमेय संख्या है वो लिख सकते हैं। जैसे 71 के बाद में आता है 72, उसके बाद में अपरिमेय संख्या का लिखने का तरीका ये है, आप 1 0 लगाओ, फिर उसी संख्या को लिखो। यहाँ पर 1 0 आ गई, अब आपको 2 0 लगानी है, फिर वही संख्या लिखो, फिर आपको 3 0 लगानी है, फिर वही संख्या लिखो, और आप इस तरीके से 4 0 5 0 लगा सकते हो। तो पहली हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई है। आप दूसरी चाहे तो कोई सी भी लिख सकते हो, जैसे 71 के बाद में मैंने 72 लिख दिया, आप 73 74 75 कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 75 लिख देता हूँ, 0.75, यहाँ पर 0.75, फिर 0, फिर 75, फिर 00। आप ऐसे भी इसको आराम से ज्ञात कर सकते हो। देखिए फिर 75, फिर 3 0, फिर 75, फिर 4 0। इस तरीके से आगे तक आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आप ज्ञात कर सकते हो, जैसे 71 के बाद में 72 और 75 मैंने ले लिया। आप 80 से पहले, जैसे 81 से पहले आप 80 भी ले सकते हो, 0.80। अब 80 आपने ले लिया है तो 80 के बाद में क्या आएगा आपके पास, 1 0, फिर 80, फिर 2 0, फिर 80, फिर 3 0, फिर 80। इस तरीके से आप इनको आसानी से लिख सकते हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 9/11 का दशमलव प्रसार क्या होगा। और 3 पूछा है प्रश्न में, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, तो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमने इनके बीच में लिख दी है, 71 और 81 के बीच में। इस तरीके से आप चाहे तो और भी यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिख सकते हो इनके बीच में। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सॉल्यूशन होगा, आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। आगे हम जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है प्रश्नावली 1.3 का, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या आपको छांटनी है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं प्रश्न नंबर 9 के अंदर, और आपको केवल ये बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने बताई थी, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, या जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत पुनरावर्ती होता है, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती है। और जिन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है या फिर अपरिमेय संख्या जो होती है वो वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अभाज्य संख्या यदि आपको देखने को मिल जाए तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको केवल परिमेय व अपरिमेय संख्या आपको बताना है। तो पहले नंबर पर दिया गया है √23, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर 23 दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि वर्गमूल के चिन्ह के अंदर आ रही है, ये अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन आपको इस संख्या को देखना है। यदि ये संख्या अभाज्य संख्या है वर्गमूल के चिन्ह के अंदर तो वो 100% अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर जो 23 है ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए जो √23 है ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बस इस तरीके से आपको पहचानना है कौन सी संख्या होगी, √23 अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर की, ये भी वर्गमूल के अंदर आ रही है, तो ये अपरिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन जो अंदर की संख्या 225 है, इसको आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए, क्या ये अभाज्य संख्या है।
ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक वर्ग संख्या है। यहाँ पर आप देखिए 225 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, 15 की घात 2, क्योंकि 15 की जो वर्ग है, 15 का वर्ग वो क्या आता है 225। अब 15 का वर्ग जब ये आ रहा है अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 23 का जो 23 है ये किसी का भी वर्ग नहीं होता है। और 225 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरीके से बनेंगे और 15 का ये स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 15 का जो स्क्वायर हम निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में 15। 225 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना उत्तर आएगा आपके पास 15। अब ये 15 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि आपको परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या बताना है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पे 0.3796 यहाँ पर ये रुक चुका है, अर्थात इसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत है। आपको इसको देखने पर ही पता चल रहा होगा कि ये इसका जो दशमलव प्रसार आपको दिया गया है ये शांत दशमलव प्रसार है। अब मैंने बताया था शांत दशमलव प्रसार यदि होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये दशमलव प्रसार शांत है तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। चौथे नंबर पे देखिए 7.478 478 इस तरीके से आगे तक चल रही है, अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती के रूप का है, अर्थात 478 478 रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कौन सा है, अशांत आवर्ती या फिर अशांत पुनरावर्ती बोल सकते हैं इसको। तो मैंने बताया था जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो वे परिमेय संख्या होती है। तो ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर लो का जो लास्ट का जो प्रश्न है वो इस तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हैं 1.101 001 001 401 इस तरीके से दिया गया है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सोल्व किया है, अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल, वो भी कुछ इस तरीके से ही है। तो ये कौन सी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो प्रश्नावली 1.3 के सारे जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी जो वीडियो है वो मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को आप दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करें जो भी कक्षा 9 के अंदर हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे भी आपको इसी तरीके से जो वीडियो है वो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों।